हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश मौर्य एंड वेलकम बैक टू एके लर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये होने वाला है लॉरेंस कोलबर्ग का एक मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, उनकी एक थ्योरी है जो कि सभी टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट जो साइकोलॉजी की फील्ड में वर्क करते हैं, है ना, अपनी रिसर्च वगैरह डेवलप करते हैं, उनको बोला जाता है साइकोलॉजिस्ट। तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं ना। और कोलबर्ग फेमस है अपनी जो उनकी मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनके लिए। एक्चुअली ये जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, ये स्टार्ट करा था जीन प्याजे ने। जीन प्याजे वही है जिनकी हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी स्टार्ट करी थी, है ना, वो हमने पढ़ा है कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है। तो जीन प्याजे ने ही इस थ्योरी को स्टार्ट करा था, बट उनका जो इंटरेस्ट था वो बाद में चेंज हो गया। फिर उन्होंने कोग्निटिव की तरफ ज्यादा वो ध्यान देने लग गए, तो कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने डेवलप कर दी। बट ये ऐसा अधूरा सा रह गया था। तो कोलबर्ग ने जो जीन प्याजे के जो रिसर्च पेपर वगैरह थे वो पढ़े और उनको अच्छा लगा, उनको इंटरेस्ट आया। तो जो कोलबर्ग हैं उन्होंने इस थ्योरी को कंप्लीट करा था। ठीक है, तो प्याजे के एक मतलब प्याजे के लिए नहीं जाना जाता है जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, भले ही उन्होंने स्टार्ट करा हो। थ्योरी इन्होंने पूरी करी है ना, जो मोस्ट ऑफ द चीजें हैं वो इन्होंने ही बताई हैं। तो ये जो थ्योरी है वो किसकी है? बेसिकली ये लॉरेंस कोलबर्ग की है। ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो मोरल रीजनिंग है वो क्या होती है, कुछ इन्होंने डिलेमा दी है ना। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है इन्होंने बताया है कि चेंज जो एज होती है बच्चे की, है ना, एज के अकॉर्डिंग जो मोरालिटी होती है वो भी चेंज होती जाती है धीरे धीरे। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें। और इन्होंने कुछ 6 स्टेजेस दी हैं मोरालिटी की, है ना, एज के अकॉर्डिंग। और 3 लेवल है, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल अपनी 6 स्टेजेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले हमें समझना है कि मोरल डेवलपमेंट होता क्या है। डेवलपमेंट हम समझ चुके हैं अपनी बिल्कुल पहली वीडियो में कि डेवलपमेंट क्या होता है। एज के अकॉर्डिंग बच्चे के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, है ना, वो बहुत सारे डोमेन्स में, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, इन सारे एस्पेक्ट्स में आते हैं, उसी को बोला जाता है डेवलपमेंट। बट यहाँ पे मोरल वर्ड जुड़ा हुआ है। तो मोरल का मतलब क्या होता है कि मतलब आप कोई भी एक काम है ना, कोई भी एक टास्क है, कोई भी एक चीज है, वो सही है या गलत है ना, वो वहां पर आपकी मोरल थिंकिंग वर्क करती है। ठीक है, तो वही मोरालिटी, बेसिकली डिसाइड करना कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, दैट्स मोरालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोरल डेवलपमेंट क्या बताया है। मोरल डेवलपमेंट के बारे में कोलबर्ग ने बताया कि जो बच्चों का होता है मोरल डेवलपमेंट, वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होता जाता है। मतलब कि कोई एक काम मान लो छोटे बच्चे के लिए वो गलत हो सकता है, वही काम जब वो बच्चा बड़ा होगा तब उसे लगेगा कि हाँ ये काम हो सकता है उसने सही किया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जैसे थेफ्ट का, है ना, चोरी का होता है। सभी लोग मानते हैं कि चोरी करना गलत बात होती है, बट एक छोटे बच्चों से पूछोगे तो वो चोरी को बिल्कुल कहेगा कि हाँ भाई ये तो गलत है, इसके लिए सजा मिलनी चाहिए किसी भी इंसान को जिसने भी चोरी करी है। बट एक बड़ा इंसान है, एक एज्ड इंसान है ना, जिसको एक्सपीरियंस हो, मतलब बहुत सारा, या कोई भी एक नॉर्मल बड़ा इंसान, अगर आप उससे पूछोगे कि क्या चोरी करना सही है या गलत है, तो वो ना फिर सिचुएशन देखेगा कि अगर किसी ने चोरी करी है तो वो क्यों करी है ना। हो सकता है उसने अपनी जान बचाने के लिए चोरी करी हो, है ना, या किसी के भलाई के लिए उसने चोरी करी हो। तो वहां पर बहुत सारे लोग मानेंगे कि हाँ चोरी यहाँ पर सही मानी जाएगी। ठीक है ना। तो हमने जो थेफ्ट वाला एग्जांपल लिया, मैंने आपको बताया कि जो चोरी है वो बहुत सारे केसेस में गलत भी मानी जा सकती है और चोरी बहुत सारे केसेस में सही भी मानी जाती है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये इतना समझ में आया होगा। तो ये था मोरल डेवलपमेंट, है ना, कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो एज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे चेंज होती है, वो भी हम इसमें देखेंगे। फिर मोरल डिलेमा क्या होता है इन्होंने बताया कोलबर्ग जी ने। डिलेमा क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सही और गलत का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल टास्क है। भी उसके लिए एग्जांपल देंगे, उसके थ्रू आप समझेंगे। ठीक है, मोरल डिलेमा का एक एग्जांपल समझो। मान लो आप 3 जने हो, ठीक है, एक आप हो और एक आपके साथ, 2 आपके साथ ऐसे इंसान हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मतलब कि एक मान लो आपकी वाइफ हो गई और दूसरी आपकी आपकी मदर हो गई। ठीक है, तो एक इंसान, उसके साथ में उसकी मदर है, उसके साथ में प्लस उसकी वाइफ है। ठीक है, और वो तीनों बोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बीच समुद्र में है या बीच नदी में है, और वहां पे सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जो बोट है ना,
वो बिल्कुल डूबने वाली है। बोट अब तीनों का जो वेट है वो नहीं झेल पा रही है, ठीक है। तो एक ही तरीका है, वजन कम करना होगा, ठीक है ना, वजन कम करना होगा। उसके लिए किसी एक इंसान को कूदना पड़ेगा, या तो एक इंसान कूद जाओ, या दो इंसान कूद जाओ, या तीनों इंसान कूद जाओ ना, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहां पर सिचुएशन क्या है, मान लो आप अपनी मदर और अपनी वाइफ के साथ हो। पहला ऑप्शन, आप खुद की जान दे दो और अपनी मदर और अपनी वाइफ की जान बचा लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, आप अपनी वाइफ को खो दो, है ना, तो आप और आप अपनी मदर की जान बचा सकते हो। तीसरा, अगर आप अपनी मदर की जो जान है उस, है ना, उनको मतलब उनको धक्का दे देते हो, या मतलब वो कूद जाती हैं, तो आप और आपकी वाइफ बच जाएंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या हुआ, आपको कूदना पड़ेगा जिससे आपकी और आपकी सॉरी, अगर आप कूद जाते तो आपकी वाइफ की और आपकी मदर की जान बच जाएगी, है ना। दूसरा ऑप्शन, अगर आपकी मदर कूद जाती है तो आपकी वाइफ की और प्लस आपकी जान बच जाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपकी वाइफ कूद जाती है तो आपकी और आपकी मदर की जान बच जाती है, ठीक है। तो ये है। अब देखो, तीनों ही केस में किसी ना किसी का नुकसान हो रहा है, या तो आपकी जान जा रही है, या तो आपकी मदर की, या तो आपकी वाइफ की, ठीक है। तो यहां पर डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इसी को बोला जाता है मोरल डिलेमा, ठीक है। आई होप आपको डिलेमा वर्ड समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मोरल रीजनिंग। अब उस सिचुएशन में आप जो सोचेंगे, है ना, आपको जो भी ऑप्शन बेस्ट लगेगा, या आप जिस भी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे, वो होगी, वहां पे आपकी जो भी थिंकिंग होगी उसको बोला जाएगा रीजनिंग, ठीक है ना। आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी, मतलब आप अपनी और अपनी वाइफ की जान बचाना चाहें, या खुद अपनी और अपनी मदर की जान बचाना चाहें, जो भी आप सोचेंगे, वो जो रीजनिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोरल रीजनिंग बोलेंगे, ठीक है ना। उस डिलेमा में जो आपकी थिंकिंग चल रही है, दैट इज मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो आपको ये भी बात समझ में आई होगी। अब आ जाते हैं मेन, हमारा जो कंपोनेंट है, यहां पर हिंज की एक डिलेमा है। डिलेमा क्या है, जो हिंज है वो एक इंसान है जिनकी जो वाइफ है ना, उनको वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में, एक बहुत उनको तगड़ी बीमारी हो चुकी है ना, मतलब एक रेयर कैंसर हो चुका है, ठीक है। और आगे की सिचुएशन आप देख सकते हो। आगे सिचुएशन क्या है, अब इस कैंसर की जो दवाई है ना, वो क्या है, वो हिंज की लाइफ, हिंज की वाइफ की जो लाइफ है ना, उसको बचा सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो दवाई है, वो जो ड्रग है, वो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ज्यादा महंगी है। और क्या इसमें लिमिटेशन है, और क्या सिचुएशन है इसमें, इतनी ज्यादा महंगी है कि जो हिंज है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, मतलब हिंज के लिए तो बहुत ज्यादा महंगी है। और वहां पर भी एक कंडीशन है कि जो हिंज है वो किसी से मनी को लैंड नहीं कर सकता, किसी से पैसे उधार नहीं ले सकता, ठीक है। अब क्या करता है हिंज, अब हिंज ने क्या किया, हिंज जो है ना चोरी कर लेता है। कहाँ चोरी करता है, हिंज जाता है पहले तो उस डॉक्टर, जो डॉक्टर ने जो दवाई रेफर करी थी ना, उसको ढूंढता ढूंढता बहुत ज्यादा ढूंढता है। तो एक दुकान पे मिलता है, तो वो जो दुकानदार होता है वो कहता है कि भाई मैं तो बहुत, मतलब मैं अकेला बेच रहा हूँ, तो मैं तो, मेरी मर्जी है, मैं जितना चाहूँ उतना प्राइस से चार्ज करूंगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा महंगे पैसे मतलब मांगने लग जाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, हिंज से वो जो फार्मेसी, जो दवाई वाला है ना, जो केमिस्ट वाला है जो दवाई बेच रहा है, मान लो वो फॉर एग्जाम्पल हिंज से 10,000 मांग रहा है, बट हिंज के पास ओनली 5,000 है ना। तो आगे की सिचुएशन क्या होगी, या तो वो अगेन फिर से 5,000 कहीं और से चोरी करे, है ना, या तो फिर वो अपनी इस दवाई को ही चोरी कर ले, या फिर वो अपनी वाइफ की जान को गवा दे, ठीक है ना। ये सिचुएशन क्या है, हिंज की जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा बीमार है ना, उनको बचाने के लिए एक ही दवाई है ना, जो केमिस्ट वाला वो उसको बहुत ज्यादा महंगी बेच रहा है, ठीक है। उतने पैसे इस हिंज के पास है नहीं। अब हिंज के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी वाइफ को बचा सकता है कैसे करके, या तो उसको चोरी करे, है ना, या दूसरा केस क्या है, वो अपनी वाइफ की जान को खो दे, है ना, मतलब वो अपनी वाइफ को खो दे, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन समझ में आई आपको। अब इस केस में हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो हिंज की क्या हो जाएगी, मोरल रीजनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। और डिलेमा क्या है, ये केस, ये जो हमने सिचुएशन देखी कि उसकी वाइफ इतनी ज्यादा बीमार है और दवाई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब जो कोलबर्ग होते हैं, इसी तरीके से बहुत सारी, वो तो सिर्फ एक डिलेमा थी, इसी तरीके से जो कोलबर्ग होते हैं वो बहुत सारे डिलेमास प्रिपेयर करते हैं, और अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, उनसे पूछते हैं, उनकी राय पूछते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा, है ना, या अगर ये होगा तो ये क्यों नहीं होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो
इस तरीके से एग्जाम्पल पूछे, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे उन्होंने, जो कोलबर्ग है ना, कि जो हिंज है उसने चोरी करी तो क्या वो सही था, अगर वो सही था तो क्यों सही था, है ना, वो गलत था तो क्यों गलत था, इस तरीके से हो सकता है। या फिर वो जो डॉक्टर है जिसने जो दवाई लिखी है ना, वो जो केमिस्ट वाला, वो बहुत ज्यादा महंगे चार्ज कर रहा है उसकी वाइफ की लाइफ को बचाने के लिए, तो क्या वो जो फार्मिस्ट है, वो जो दवाई वाला है ना, जो केमिस्ट वाला है ओनर, क्या वो सही कर रहा है, अगर वो सही कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना, या अगर वो गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो कोलबर्ग है उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एज ग्रुप के लोगों से पूछे, है ना, तो उनके जो आंसर थे वो बहुत अलग अलग आ रहे थे। किसी ने बोला कि हिंद ने चोरी करके सही करी, है ना, किसी ने बोला कि नहीं चोरी तो नहीं करनी चाहिए थी, है ना, इस तरीके से पूछा। तो कोलबर्ग ने क्या नोटिस करा कि ये जो आंसर है ना, इनमें कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, और जो सेम एज ग्रुप के लोग हैं उनके आंसर काफी हद तक सिमिलर है। मतलब जितने भी छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी जो छोटे बच्चे हैं ना, 10 साल से छोटे बच्चे जो हैं, वो सब मान रहे हैं कि हाँ भाई चोरी करना गलत होता है तो गलत होता है ना। बाकी बड़े जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि हाँ अगर उसकी लाइफ मतलब किसी की जान बच रही है चोरी करने से तो वो चोरी कर सकता है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग आंसर आए, ठीक है ना। तो यही क्या है, ये मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है। अब देखो मेन यहाँ पर जो हिंज है, सॉरी हिंज नहीं, जो अपने कोलबर्ग हैं, कोलबर्ग ने यहाँ पे 3 लेवल दिए हैं अपनी थ्योरी के अंदर, ठीक है। पहला जो लेवल वो क्या है, वो है प्री कन्वेंशनल, जो कि अडोलेसेंट से पहले वाली स्टेज है, मतलब आपकी 9 या फिर आप 10 साल की स्टेज जिसको आप बोलते हो ना। अडोलेसेंट कौन सी स्टेज होती है, जो आपकी टीनेज वाली होती है ना, तो उससे पहले वाली जो भी एज होती है उसको बोला जाता है प्री एडोलेसेंट, ठीक है। तो ये प्री कन्वेंशनल स्टेज है। सेकेंड लेवल क्या है, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन सी स्टेज है, जो आपकी एडोलेसेंट से लेके 18-19 तक चलेगी, मतलब जो आपकी टीनेज है ना, वो बेसिकली इसमें आएंगे लेवल 2 में। और जो टीनेज को क्रॉस कर चुके हैं ना, जो अडल्टहुड में आ चुके हैं, मतलब 19-20 साल के जो लोग हैं या उससे अब जो भी लोग हैं, वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर, ठीक है। तो ये वो 3 लेवल हैं जिनके बारे में बात करता है कौन, कोलबर्ग, ठीक है। पहला लेवल प्री कन्वेंशनल, जहां पर 9-10 साल से जो छोटी एज वाले लोग होते हैं उनके बारे में बात की जाती है ना। जो लेवल 2 है वहां पर जो टीनेजर्स होते हैं वो आ जाते हैं, और जो लेवल 3 है वहां पर पोस्ट एडोलेसेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको बता ही चुका हूं कि मोरालिटी जो है वो एज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब आगे देखो, हमने पढ़ा लेवल 1 पोस्ट कन्वेंशनल, मतलब कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, है ना, ये हमने पढ़ा। बट ये जो कन्वेंशन वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा, मतलब जिसके लिए सब एग्री करते हो, है ना, कि मतलब जैसे कि चोरी करना गलत है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि हाँ चोरी करना गलत है, तो दैट इज कन्वेंशन, ठीक है। तो कन्वेंशन क्या है, वो चीज जिसके लिए मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करें, एग्री करें, ठीक है। तो दैट इज कन्वेंशन। अब प्री कन्वेंशन क्या है, प्री कन्वेंशन वो वाली स्टेज है जहां पर किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी बच्चे को कन्वेंशन के बारे में नहीं पता है ना, कि कन्वेंशन होता है क्या है, वो नहीं जानते कि सही क्या है गलत क्या है, उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग, है ना, या जो भी उसके आस पड़ोस में है वो लोग किस चीज को सही मानते हैं और किस चीज को गलत मानते हैं, वो नहीं जानता इस चीज को। तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे प्री कन्वेंशन, है ना। और वो दूसरों के फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर किसी ने कहा है कि ये काम करना सही है तो उनके लिए ये काम करना सही होगा, किसी ने कहा है कि ये काम करना गलत है तो वो गलत होगा, ठीक है। अगर पापा ने बोला कि दूसरों के साथ शेयर करना है, मतलब दूसरों के साथ शेयरिंग करना, लाइक अगर आप स्कूल में बिस्कुट लेके जाते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, है ना, ये अच्छा होता है तो अच्छा होता है। अगर किसी के पेरेंट्स ने बोला कि दूसरों को मारना पीटना या उनके साथ अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज करना वो गलत है, तो उस बच्चे के लिए वो गलत है, ठीक है। तो प्री कन्वेंशन क्या है, ये वो स्टेज होती है जहां पर बच्चे को या किसी भी इंडिविजुअल को अभी नहीं पता होता कि कन्वेंशन क्या होता है ना, क्या सही है क्या गलत है, उनकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बस दूसरों के कहने पे चलते हैं। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि ये सही है तो सही मानेगा बच्चा, अगर उसने कह दिया किसी ने कि ये गलत है तो वो गलत मानेगा, ठीक है। वो सही क्या है गलत क्या है वो दूसरे लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। वो उनके मम्मी पापा हो सकते हैं ना, उनके अदर कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनका पीयर ग्रुप हो सकता है, उनके टीचर्स हो सकते हैं ना, या दूसरा कोई रिलेटिव हो सकता है, इस तरीके से। नेक्स्ट कन्वेंशन, कन्वेंशन क्या है कि कोई भी बच्चा या कोई इंडिविजुअल जानता है कि क्या चीज सही है उसके सोसाइटी के अकॉर्डिंग और उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, है ना, उनके पेरेंट्स वगैरह के अकॉर्डिंग क्या चीजें सही है बच्चा जानता है, ठीक है। और वो उन चीजों को फॉलो भी करता है, ठीक है। और वो जो रूल्स वगैरह होते हैं वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बने हैं, मतलब कि
चोरी करना अगर गलत है सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो गलत है। ये कौन सी स्टेज है? ये कन्वेंशन स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आती है पोस्ट कन्वेंशन। पोस्ट कन्वेंशन कौन सी स्टेज होती है? जहां पर किसी भी इंडिविजुअल को ये पता होता है कि हाँ भाई चोरी करना गलत है या कोई भी काम करना गलत है, बट वो एनालाइज करते हैं कि क्या वो काम सच में गलत है। मतलब अगर कि जैसे कि अगर चोरी करना गलत है तो क्या चोरी करना सच में गलत है? मतलब वो सिचुएशन देखेंगे, अगर चोरी करने से किसी का भला हो रहा होता है ना, या ट्रैफिक लाइट का भी हम एग्जांपल लेंगे। ट्रैफिक लाइट जैसे मान लो वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक लगा हुआ है बहुत सारा है ना, सड़क पे जाम लगा हुआ है और एक एम्बुलेंस फंसी हुई है, उस एम्बुलेंस के अंदर कोई भी लेडी है या कोई भी मतलब कोई भी इंसान है, वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है ना, तो और वो एम्बुलेंस जो है रेड लाइट पे फंसी है। ज्यादातर लोग मानेंगे कि जो रेड लाइट होती है उसको क्रॉस करना गलत होता है ना, वो सोसाइटी के अगेंस्ट है। बट बहुत सारे लोग मानेंगे कि नहीं भाई, अगर किसी की जान बचाने के लिए रेड लाइट जंप करनी पड़ रही है तो कोई बात नहीं, जंप कर दो, है ना, दैट विल बी राइट, वो उसमें कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है? ये पोस्ट कन्वेंशन है, ठीक है ना। वो जानते हैं, ये लोग जानते हैं पोस्ट कन्वेंशन वाले कि क्या चीजें सही है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, क्या चीजें गलत है, ठीक है ना। लेकिन वो एनालाइज करते हैं कि वो सच में हेल्पफुल है दूसरे लोगों के लिए या फिर नहीं हेल्पफुल है, ठीक है। अगर उससे किसी का भला हो रहा होगा तो वो उनके अकॉर्डिंग सही है, भले ही वो गलत काम क्यों ना हो, ठीक है। और वो फॉलो करते हैं जब उनको सच में लगता है कि हाँ ये चीज सच में सही है, तभी वो उस चीज को मानते हैं। और ये सेल्फ डिसाइडेड होता है। यहां पर बच्चे के लिए सही क्या है, गलत क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? दूसरे लोग। यहाँ पर सोसाइटी लोग, है ना, मतलब यहाँ पे भी दूसरे लोग ही डिसाइड करेंगे, बट यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल खुद से डिसाइड करेगा कि हाँ भाई ये टास्क सही है, ये काम सही होता है, ठीक है, और ये काम गलत है तो ये काम गलत होता है। उनके अकॉर्डिंग, उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो लोग एनालाइज करके देखेंगे, ठीक है। तो ये है पोस्ट कन्वेंशन। अब आ जाते हैं इनके लेवल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर मोरल डेवलपमेंट क्या हुआ कि लोगों को अलग अलग डिलेमा देना है ना, और फिर चेक करना कि अलग अलग डिलेमा में वो लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, ठीक है ना। वो अपने मतलब वो एज के अकॉर्डिंग वो जो आंसर होते हैं उनके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं ना। सभी छोटे बच्चों के लिए चोरी करना गलत है तो गलत है ना। बहुत सारे लोग जो बड़े लोग हैं वो क्या देखेंगे? सिचुएशन देखेंगे, क्या सिचुएशन थी, ठीक है, तो वो गलत भी बता सकते हैं चोरी को, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ, जो हमारी मेन स्टेजेस हैं उनकी बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया 3 लेवल दिए हैं कोलबर्ग जी ने इसमें, ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। एंड इसके अंदर भी 3 स्टेजेस हैं सारी लेवल के अंदर, तीनों लेवल के अंदर, तो हमारी टोटल 6 स्टेजेस हैं, ठीक है। लेट्स मूव। तो जो पहला लेवल है ये प्री एडोलेसेंट्स होते हैं इसके अंदर, है ना, जिसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होती है, जो पहली स्टेज है ये हमारी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब सही क्या है गलत क्या है ये कौन डिसाइड करता है? ये पनिशमेंट या फिर ओबीडियंस डिसाइड करता है। मतलब कि एक बच्चा है, कोई भी काम करने के लिए अगर उसको पनिशमेंट मिली है ना, पनिशमेंट दी जा रही है, तो वो काम गलत है। कोई भी काम करने के लिए अगर उसकी वाहवाही करी जा रही है ना कि वाह वेरी गुड, मतलब उसके लिए उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा? वो उसके लिए गुड वर्क होगा, वो उसके लिए अच्छा काम। मतलब अगर किसी के लिए पनिशमेंट मिल रही है बच्चे को तो वो काम गलत है ना। वहां पे उसकी मोरालिटी क्या कहेगी कि ये काम के लिए पनिशमेंट मिली है, ये गलत है, ये दोबारा नहीं करना है, ठीक है। और अगर ओबीडियंस हो रहा है ना, उसको मतलब पनिशमेंट नहीं मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये काम गलत नहीं है, ये काम सही है। इफ पेरेंट्स आस्क टू डू इट्स राइट, मतलब अगर पेरेंट्स ने बोला कि ऐसा करो ये सही है तो बच्चे के लिए वही सही है, और अगर पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ऐसा मत करो ये गलत है, तो बच्चे के अकॉर्डिंग वो गलत होगा, ठीक है ना। अगर बच्चे को पनिशमेंट मिलती है किसी भी टास्क के लिए तो बच्चा क्या समझेगा कि वो टास्क उसके लिए गलत है और अब उसको वो काम नहीं करना, नहीं तो दोबारा से पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। यहां पर जो सही और गलत है वो कौन डिसाइड करता है? ओबीडियंस और पनिशमेंट डिसाइड करती है। अगर पनिशमेंट मिल रही है तो गलत है, वो काम क्या है? गलत है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आएगी। पहली स्टेज हमने समझी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की, जहां पर बच्चे जो होते हैं या कोई भी इंडिविजुअल होता है वो पनिशमेंट से बचने के लिए टास्क करता है, मतलब टास्क ऐसे करेगा जिससे कि वो पनिशमेंट से बचा रहे। अगर ऐसा टास्क उसने बच्चे ने करा, किसी भी टास्क के लिए उसको पनिशमेंट मिली, तो बच्चे के अकॉर्डिंग फिर वो क्या काम, वो टास्क कैसा हो जाएगा? वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। वहां पे उसकी मोरालिटी क्या कहेगी कि ये काम गलत है, अब दोबारा नहीं करना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, स्टेज नंबर 1। नेक्स्ट स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 के 3 नाम है, एक ही स्टेज है, नाम अलग अलग है, ठीक है। म्यूचुअल एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस और इंडिविजुअलिज्म, ये तीनों ही एक ही स्टेज के नाम है, ठीक है। ये होती है टिट फॉर टैट वाली स्टेज। मतलब अगर यहाँ पे बच्चा ना
इमिटेट करता है। मतलब अगर किसी ने बच्चे को मारा तो बच्चे के अकॉर्डिंग सही क्या होगा कि मैं भी उसको मारूं, है ना। बच्चे को किसी ने मान लो गाली दी फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो बच्चे की मोरालिटी क्या कहेगी कि सही क्या है, मैं भी उसको गाली दूंगा। या अगर कोई बच्चा किसी की हेल्प कर रहा है, किसी ने मान लो मेरी हेल्प करी, तो इस लेवल के अकॉर्डिंग मुझे क्या लगेगा कि मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए, तब टास्क गुड माना जाएगा, ठीक है ना। इफ चाइल्ड इज डूइंग सेम फॉर अदर्स सो इट इज राइट एंड इफ डूइंग ऑपोजिट सो इट इज रॉन्ग। मतलब अगर कोई किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा है तो सामने वाला बंदा भी उससे प्यार से बात करेगा ना। अगर वो बहुत ज्यादा मतलब अकड़ के बात कर रहा है तो वो क्या सोचेगा कि भाई मुझे भी अकड़ के बात करनी है, क्योंकि ये भी अकड़ के बात कर रहा है, हमारी तो मोरालिटी यही कहती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बच्चे ने अपने क्लासमेट की पेंसिल जो है तोड़ दी, ठीक है। तो बदले में वो बच्चा जो है जिसकी पेंसिल टूटी है, अब वो भी इस बच्चे की पेंसिल को तोड़ देगा, है ना। ऐसे छोटी क्लासेस के बच्चों में बहुत सारा होता है ना। जब आप स्कूल लाइफ में जाओगे, जब आप बच्चों को पढ़ाओगे ना, अगर आप में से कोई टीचर है तो आप देखना, अगर एक बच्चे ने किसी की नोटबुक फाड़ दी तो वो बच्चा भी इसकी नोटबुक फाड़ देता है, और फिर वो आपके पास आते हैं ना अपना उसको सोल्व करवाने के लिए। तो फिर आप पूछते हो कि क्या हुआ भाई, आपने इसकी नोटबुक क्यों फाड़ी, तो वो बच्चा फिर से रिस्पॉन्स करता है, सर क्योंकि इसने, या मैम इसने मेरी नोटबुक फाड़ दी, या इसने मेरी पेंसिल तोड़ दी, या इसने मेरी शार्पनर फेंक दिया ना, या इसने मेरी रबड़ तोड़ दी, इसलिए मैंने भी कर दिया। तो ये कौन सी स्टेज होती है, ये होती है टिट फॉर टैट वाली, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये वाली स्टेज भी समझ में आई होगी। अब आ जाओ लेवल नंबर 2, ये एडोलेसेंट की स्टेज होती है। अभी तक हमने जो 2 लेवल पढ़े, मतलब सॉरी जो 2 स्टेजेस पढ़ी, लेवल तो एक ही था, वो 10 साल से छोटे वाले बच्चे थे, है ना, वो थे प्री एडोलेसेंट्स थे। अब ये कन्वेंशनल स्टेज है, थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बोला जाता है। यहां पर बच्चा अपने रिलेशनशिप्स को बचाता है ना, रिलेशनशिप की जो भी डिमांड होती है वही काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। कैसे, एक बच्चा जो है मान लो उसके पेरेंट्स जो है ना उसको बोलते हैं कि क्लास में फर्स्ट आओ, तो मैं मानूंगा कि आप अच्छे बच्चे हो ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, पूरा मन लगा के पढ़ता है और वो फर्स्ट आ जाता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हाँ यस यू आर गुड। तो बच्चा यहाँ पे क्या देखता है कि अगर दूसरे जैसा चाहते हैं मुझसे, अगर मैं वैसा ही करूंगा तब मैं अच्छा बच्चा होऊंगा, है ना, तब मैं गुड माना जाऊंगा। तो ये होती है थर्ड वाली स्टेज, ठीक है। अच्छा बच्चा बनने के लिए, अच्छा लड़का या अच्छा लड़की कहलाने के लिए वो अपने टास्क करता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी थर्ड स्टेज। अब आ जाओ फोर्थ स्टेज पे, जिसको बोला जाता है सोशल सिस्टम या लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। ये क्या होता है, यहां पर बच्चा जो ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए हुए सोसाइटी के अकॉर्डिंग उनको फॉलो करता है ना। सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो चीज सही है वो सही मानेगा बच्चा, जो चीज गलत है वो गलत मानेगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो जैसे सोसाइटी में ये रूल है कि जो रेड लाइट होती है ना उसको जंप करना गलत माना जाता है, तो बच्चे के अकॉर्डिंग गलत ही माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना, यहां पर थर्ड वाली स्टेज में देखना, जैसे कि एक बच्चा है, ठीक है ना, वो एक केस ये है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ है, दूसरा केस ये है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। अब देखो पेरेंट्स के साथ होते हुए वो जो है अगर रेड लाइट को फॉलो कर रहा है ना, तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा इसके अंदर, सोशल सिस्टम के अंदर। बट मतलब कि यहां पर पेरेंट्स के साथ रहेगा, वो बच्चा रेड लाइट को फॉलो करता है तो वो गुड माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तोड़ देगा उस रूल को, है ना, रेड लाइट को जंप कर देगा तो वो बैड बन जाएगा। लेकिन अगर वो यहाँ पर दोस्तों के साथ है थर्ड स्टेज में, और उसके दोस्त कहते हैं कि भाई रूल्स को तोड़ दो, है ना, उसके दोस्त कहते हैं, तो वो अपने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर उसका दोस्त चाहता है जैसा वो वैसा ही करेगा ना अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए रेड लाइट को जंप करना रोंग नहीं होगा, यहाँ पे उसके लिए वो गुड वो में काउंट होगा, मतलब अच्छी चीज में काउंट होगा, यहाँ पर वो रोंग नहीं होगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, इसमें क्या है कि बच्चा जो है रेड लाइट जंप नहीं करेगा ना पेरेंट्स के साथ या फिर किसी और के साथ होता हुआ भी, अपने दोस्त, चाहे वो दोस्त के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो, भले ही सड़क पे कोई भी गाड़ी ना हो, है ना, अकेला रेड लाइट पे खड़ा है तो भी वो रेड लाइट नहीं तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो अभी किस स्टेज के अंदर है, सोशल स्टेज के अंदर है, ठीक है ना, सोशल सिस्टम वाली स्टेज के अंदर। अगर वो रेड लाइट तोड़ देता तो फिर वो बैड बन जाएगा, है ना, वहां पे उसकी मोरालिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो ये बात हुई किसकी, फोर्थ स्टेज की। अब आ जाओ फिफ्थ स्टेज और थर्ड वाली लेवल पे, ये है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जहां पर बच्चा टीनेज को क्रॉस कर चुका है, ठीक है ना। अब वो 18 साल से बड़ा हो चुका है, 18 19 20 साल से बड़ा हो चुका है, ठीक है। अब
ये लोग रूल्स को तब तक फॉलो करते हैं जब तक कि लगता है कि हाँ वो किसी की हेल्प कर रहा है, कोई ऐसा रूल है जिससे अगर किसी की हेल्प हो रही है सच में तो वो फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये रूल है तो सही, इसको फॉलो करने से कोई फायदा हो नहीं पा रहा है लोगों को, तो फिर वो उस रूल को तोड़ भी देगा। ठीक है ना, तो ये होती है इंडिविजुअल राइट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली स्टेज। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, क्या मानते हैं कि जो रूल्स होते हैं वो लोगों के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं। अगर उनको बेनिफिट हो रहा है लोगों को तो अच्छी बात है ना, तो रूल्स को फॉलो करेंगे, नहीं बेनिफिट हो रहा है तो रूल्स को तोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए ये लोग जनरली रेड लाइट जो है जंप नहीं करते, लेकिन जंप कर देते हैं किसी भी एक्सीडेंट के केस में। मान लो वही एक एम्बुलेंस वाला एग्जांपल, मान लो एम्बुलेंस में नहीं है, किसी नॉर्मल गाड़ी में ही है, ठीक है, और किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसकी सीरियस बहुत कंडीशन है, तो जो बच्चा फिफ्थ वाली ये बच्चा जो है वैसे तो रेड लाइट जंप नहीं करेगा, लेकिन अब वहां पे देखा कि इसकी जान बचाई जा सकती है रेड लाइट जंप करके, तो वो रूल्स को तोड़ देगा। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे रेड लाइट को जंप करना अब रॉन्ग नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये फिफ्थ स्टेज थी। और अब आ जाओ सिक्स्थ स्टेज पे, जिसको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल भी बोला जाता है। यहां पर जो बंदा होता है ना, जो भी इंडिविजुअल होता है, वो क्या सोचता है कि जो रूल्स होते हैं ना वो दूसरों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर रूल्स से किसी का भला नहीं हो रहा है ना यार, किसी भी एक रूल को तोड़ने से अगर किसी का भला हो जा रहा है तो हम उस रूल को तोड़ देंगे। ठीक है ना, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, मतलब कि सारे समाज से परे जाके सोचते हैं। अगर उनको लगता है कि एक्सीडेंट के केस में रेड लाइट जंप करके किसी की जान बचाई जा सकती है तो वो लोग जंप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पीपल कैन पुट देयर लाइफ, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना इसको इसमें मत रखना, इसको पिछले वाली से ही कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रेड लाइट जंप करना वैसे तो वो नॉर्मली नहीं करेगा, बट अगर जंप करेगा एक्सीडेंट के केस में तो वो फिफ्थ वाले प्रिंसिपल में माना जाएगा। यहां पर ना एक्चुअली वो लोग अपनी जान को भी खतरे में डाल देते हैं। जान को खतरे में कैसे डाल देते हैं, मान लो एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, मान लो किसी स्कूल में आग लगी हुई है या फिर वहां पे बॉम्ब रखा हुआ है, ठीक है, और वहां पे बहुत सारे हजारों की संख्या में उस स्कूल में बच्चे बैठे हुए हैं। अब वो जो पुलिस वाला होता है वो क्या करता है, वो जो है ना बॉम्ब को लेके अकेला ऐसी सुनसान जगह पे अकेला लेके चला जाता है। बॉम्ब को अकेला क्यों लेके जाता है, ताकि उसके साथ किसी और को नुकसान ना हो, है ना, वो किसी मतलब किसी और बंदे को चोट वगैरह ना लगे, इसलिए वो अकेला लेके जाता है। तो वहां पर वो हजारों बच्चों की जान बचाने के लिए या और भी स्पीड स्क्वाड की जान बचाने के लिए वो सिर्फ अकेला जाता है, अपने दोस्तों को नहीं लेके जाता। ठीक है ना, एक पुलिसकर्मी, एक पुलिसमैन अकेला ही बॉम्ब को लेके एक जगह से सुनसान जगह पे चला जाता है और उसको वहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश करता है ताकि वो हजारों बच्चों की जान बचा सके। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है, ये यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये थी कुछ 6 स्टेजेस, इसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं ना। देखो जो फर्स्ट वाली स्टेज थी ये ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली स्टेज थी। यहां पर कोई भी इंडिविजुअल रूल्स को फॉलो करता है पनिशमेंट से बचने के लिए। अगर पनिशमेंट मिल रही है किसी भी काम के लिए तो वो उसके लिए वो काम गलत हो जाएगा, और अगर पनिशमेंट नहीं मिल रही है तो वो काम सही हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, सेकंड स्टेज थी म्यूचुअल एक्सचेंज या टिट फॉर टैट वाली। यहां पर आप सेम करते हैं, किसी कोई भी इंडिविजुअल सामने वाले के साथ भी सेम करता है, तब वो अपने आप को गुड मानता है। मतलब अगर किसी बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ दी तो वो भी उस बच्चे की पेंसिल तोड़ेगा। अगर कोई बच्चा उसके साथ खाने को शेयर कर रहा है तो वो भी उस बच्चे के साथ खाना शेयर करेगा। ठीक है, अगर उसका फ्रेंड उसके लिए हर सैटरडे को चॉकलेट लाता है तो वो बच्चा भी अपने फ्रेंड के लिए चॉकलेट लेके आएगा। ठीक है, तो उसको अच्छा गुड माना जाएगा। अब आ जाओ थर्ड स्टेज पे, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, है ना, जैसा रिलेशनशिप डिमांड करता है वैसा ही बच्चा करता है। मतलब अगर पेरेंट्स ने बोला बच्चे को कि आप क्लास में फर्स्ट आओ, है ना, या आप इस वाली एक्टिविटी में मेडल लेके आओ ना, या बहुत अच्छी परफॉर्म करके दिखाओ, बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाओ, तो तब मेरे अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे माने जाओगे। तो बच्चा वैसा ही करता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज क्या है, यहां पर वो लॉ एंड ऑर्डर जो भी बनाए जाते हैं, जो भी नॉर्म्स, जो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बने होते हैं रूल्स, उन सभी को फॉलो करता है। ठीक है ना, मतलब उनको फॉलो करेगा ही, किसी भी केस में जंप नहीं करेगा। ठीक है ना, इस स्टेज में, मतलब इस स्टेज में जो बच्चा होगा वो किसी की जान बचाने के लिए भी रेड लाइट को जंप नहीं करेगा। ठीक है ना, मतलब कि अगर एक्सीडेंट हो गया मान लो किसी बंदे का, ठीक है, और रेड लाइट में फंसा हुआ है वो बंदा, तो वो जंप नहीं करेगा ये सोच के कि अगर मैं रेड लाइट जंप कर लेता हूं तो इसकी जान तो बच जाएगी, वो उस केस में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर वो रेड लाइट जंप कर देता है तो वो यहां पे पहुंच जाएगा, फिफ्थ स्टेज में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, सॉरी फिफ्थ में नहीं, हाँ
यस, वो 5th स्टेज में पहुंच जाएगा, ठीक है, जो कि है इंडिविजुअल राइट्स वाली। और 6th स्टेज क्या बताया मैंने आपको, यहाँ के लोग जो होते हैं, जो लोग इस लेवल में होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो रूल्स और नॉर्म्स होते हैं वो दूसरों के बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, अगर दूसरों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसको तोड़ दो। और ये लोग अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं ना, दूसरों की जान बचाने के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एक जो पुलिसमैन है वो भरे स्कूल से हजारों बच्चों के बीच से एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है या उसको सुनसान इलाके में ले जाके छोड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर वो जो पुलिस वाला है उसकी भी जान जा सकती थी, है ना, मतलब वो बॉम्ब को लेके जा रहा था, वो कभी भी फट सकता था, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी, उसने सोचा कि मैं इन बच्चों की जान बचाता हूँ, ठीक है। तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, 6th वाली स्टेज में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।